मुझे कचरे के अंदर एक असली बच्ची मिली थी। तभी एक सिस्टम मेरे पास आया और उसने मुझे उसे पालने, डांटने, बुली करने और टफ बनाने की पूरी परमिशन दे दी। और ऑनेस्टली मैंने तुरंत एग्री कर दिया। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं थी। सच बताऊं, मुझे बच्चों से सबसे ज्यादा नफरत थी। 16 साल बाद मैं उसे स्कूल गेट पर उसके असली फैमिली के साथ मिला। मैं दोनों हाथों में स्टार्चेस पकड़े एक आदमी के हाथ पर पैर रख रहा था। उसके पेरेंट्स लग्जरी कार में आए थे। 1 साल से लेकर 16 साल तक के गिफ्ट्स लेकर उस आदमी ने मेरी तरफ देखा। इन सालों की मेहनत के लिए थैंक यू, मेरी फेक बेटी रोते हुए बोली। सिस्टर, मुझे मत भगा देना। असली बेटी ने उन्हें अजीब नजर से देखा और फिर सीधा मेरी तरफ भागी। उसने स्टार्च का एक टुकड़ा उठाया। डैड, आप ये फिर खाओ। जब मैंने उसे डंपस्टर से उठाया था, वो बस 1 महीने की थी, बहुत कमजोर। उसकी रोने की आवाज भी बिल्ली के बच्चे जैसी हल्की थी। लेकिन जैसे ही मैंने उसे उठाया, वो चुप हो गई। उसकी गोल गोल आंखें मुझे देख रही थीं, कान हल्के मुड़े हुए। मैंने भौहें सिकोड़ लीं। ये मत सोच कि मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैंने तुझे सिर्फ पैसे के लिए पाला है। सिस्टम भी थोड़ा स्पीचलेस हो गया। तो फिर उसका गाल क्यों दबाया? अरे क्या कर रहा हूं मैं? मैंने कंधे उचका दिए। डैम इट, मैं तो बस बिविच्ड हो गया था। लेकिन जल्दी ही मैंने खुद को संभाल लिया और अपने विशियस चाइल्ड रेजिंग प्लान पर वापस आ गया। मैंने उसके लिए सबसे सस्ता मिल्क पाउडर खरीदा, लेकिन उसे पसंद ही नहीं आया। नाक सिकुड़ी हुई, आंखों में शिकायत। कितनी पिकी थी वो, पी ही नहीं रही थी। लेकिन फिर उसने अपना छोटा सा हाथ बढ़ाया, मेरी उंगली पकड़ ली और धीरे से हिलाने लगी। अगले ही दिन मैंने एक और पार्ट टाइम जॉब ले ली और उसके लिए बेहतर मिल्क पाउडर खरीदा। ये सही है ना? अगर वो ग्रो ही नहीं करेगी तो मैं उससे पैसे कैसे कमाऊंगा? रात को जब मैं सोता था, वो बहुत शांत रहती थी। इतना कि मैं हर मिनट जाकर उसकी सांस चेक करता, इंटरनेट पर सर्च करता, जो बच्चा रोता नहीं वो नॉर्मल है या नहीं। छठी बार चेक करते करते मैंने उसे जगा दिया। क्या कर रहे हो? बस कंफर्म कर रहा था कि तू मरी तो नहीं। जब वो 3 साल की हुई, तब लगा अब मेरा असली विशेष नेचर दिखाने का टाइम आ गया है। आज से मैं इसके गोल मटोल गाल दबाऊंगा। डेविल फेज शुरू हो चुका था। उसके शू लेसेस भी छीन लिए, लेकिन शायद जीन्स स्ट्रांग थे। जेन केंजन बहुत स्मार्ट थी। जल्दी ही उसने खुद जूते बांधना, खुद सोना, खुद खाना, यहां तक कि अपने सॉक्स धोना भी सीख लिया। ये कैसा अब्यूज है? तुम्हें समझ नहीं आएगा। मेरा प्लान अभी शुरू हुआ है। अब मैं उसे फ्लोर साफ करना, खाना बनाना, गंदे काम करना सिखाऊंगा। उसे अपना स्लेव बना दूंगा। यही सही डायरेक्शन है। लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया वो ये कि जेन केंजन हर बात मानती थी। कुछ भी कहो कर देती। पर मैं, उसका स्ट्रिक्टेस्ट फादर, उसे एक भी गलती की इजाजत नहीं देता था। एक दिन जब उसने मॉप गिरा दिया, मैंने उसे पकड़कर जोर से डांटा। तू इतनी स्टूपिड है, आगे चलकर तेरे पेरेंट्स तुझसे नफरत करेंगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए कमरे में भाग गई। मैं भी पीछे पीछे गया। चुपके से उसकी आवाज सुनने लगा। उसकी रोने की आवाज धीरे धीरे कम हो रही थी और मैं पैनिक होने लगा। अब क्या करूं? कहीं बेहोश तो नहीं हो गई? नहीं, इतना ड्रामेटिक नहीं होगा। ठीक है, 5 मिनट और वेट करता हूं। 4 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, छोड़ो, जाकर देखता हूं। दरवाजा खोला तो वो टेबल पर बैठी पेंटिंग बना रही थी। मैंने उसे गले लगाया और कहा, मैं अभी बकवास कर रहा था। तू बहुत क्यूट है, तेरे पेरेंट्स तुझसे नफरत नहीं करेंगे। वो बोली। डैड, पेंटिंग में 2 लोग थे, लेकिन मुझे कोई और नहीं चाहिए, बस आप चाहिए। मैं चुप हो गया। डैड, मत रो। मैं रो नहीं रहा था, लेकिन तब मुझे समझ आया उसे डांटना काम नहीं कर रहा। उल्टा हर बार मैं खुद रो पड़ता हूं। तो मैंने स्ट्रैटेजी बदल दी। एक 10 कैरेक्टर वाली किताब खरीदी और उसे जोर जोर से पढ़ाना शुरू किया। ये क्या है समझ नहीं आ रहा। मैं उसे पढ़ाई से क्रश कर दूंगा। पहले दिन उसे तुम और मैं सिखाया। दूसरे दिन प्यार, नफरत, लाइक, हेट, आई लव माई डैड। तीसरे दिन वो एक्साइटमेंट में पागल हो गई। मेरे पीछे भागते हुए बोली, आई लव माई डैड। मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। डैम इट, ये तो काम ही नहीं कर रहा। प्राइमरी स्कूल से पहले मैं उसे अकाउंट बनवाने ले गया। तभी रियलाइज हुआ मैंने उसका नाम ही नहीं रखा। हमेशा छोटू बुलाता रहा। ये क्रिटिकल मोमेंट था। ऐसा नाम देना था जो वो कभी भूल ना पाए, जिससे वो स्ट्रगल करे। मैंने सोचा शाउडी नाम अच्छा रहेगा। पूरी रात सोचा। अगले दिन कॉन्फिडेंटली सिस्टम से क्रेडिट मांगा। मैंने उसे ऐसा नाम दिया जो उसे पसंद नहीं आएगा। सिस्टम खुश हो गया। आखिर समझ ही गए। अब तुम्हारा नाम होगा लू ज्यू। मैं हंसने लगा। छोटू को बारिश पसंद नहीं, इसलिए ज्यू बुलाया। वो जरूर नाराज होगी, लेकिन डैड, थैंक यू, आपने मुझे अपना सरनेम दिया। ये तो उल्टा हो गया।
स्कूल जाने के बाद मैंने उसे कहा, अच्छे से पढ़ाई करना। धीरे धीरे लूजियो का बिहेवियर काम हो गया। उसने रोज मुझे डैड कहना बंद कर दिया। घर आते ही हाउसवर्क और होमवर्क करने लगती। सोने से पहले मेरा बेड भी लगा देती। देखो, हमने बहुत कुछ खो दिया। मतलब प्लान सही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं चुपके से उसके कमरे में जाकर देखता कि वो क्या कर रही है। एक दिन स्कूल के बाद वो 2 सॉसेजेस लेकर आई। पैसे कहाँ से आए? डैड, आपने ही तो मेरे बैग में सीक्रेटली रखे थे। शायद गलती से रख दिए होंगे। फिर वो बोली, पर डैड, आपने कल भी रखे थे, पिछले हफ्ते भी, पिछले महीने भी, और ये सब जंक फूड है। किसने कहा खाने को? उसकी आंखों के सामने मैंने सारे सॉसेजेस खा लिए। 2 घंटे बाद मैं अपना खुद का सॉसेज लेकर उसके कमरे में गया। लूजियो कुछ नहीं बोली। उसकी आंखें बस चमक रही थीं। उसने चुपचाप सॉसेज खा लिया। तुम क्या समझती हो? मैंने कैजुअली कहा, बस मैंने तुमसे पॉइजन टेस्ट करवाया और सेटिस्फाइड होकर वहां से निकल गया। लूजियो बहुत स्मार्ट थी, लगभग हर बार फुल मार्क्स लाती, लेकिन तीसरी क्लास के फाइनल एग्जाम में इंग्लिश में 98 आए। इतनी केयरलेस क्यों हो? वो 2 मार्क्स कहाँ गए? सॉरी डैड, अगली बार ध्यान रखूंगी। उसने झुककर अपोलोजाइज किया और चुपचाप कमरे में चली गई। नाइस मूव, सिस्टम बोला। लेकिन तभी मुझे याद आया, वो पीठ घुमाकर साइलेंटली रो रही थी। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? तुमने कुछ नहीं किया। कुछ देर बाद लूजियो किचन में खाना बनाने आई। उसने मुझे कोने में रोते देखा। मैं तुरंत उठ गया, चेहरा पोंछ लिया। डैड, आप फिर रो रहे थे? नहीं, बस ऑयल स्मोक से। डैड, अगली बार फुल मार्क्स लाऊंगी। तुम क्या जानती हो? मुझे पता है। डैड मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैंने उसके कंधे पकड़ लिए। सिस्टम बोला, अब इसे एजुकेट करोगे? चुप, इसे कहते हैं हाफ ईटन टाइगर। जब ये मुझ पर पूरी तरह ट्रस्ट करेगी तब मैं इसे हर्ट करूंगा। लेकिन मैं बहुत इंतजार करता रहा। वो मौका कभी नहीं आया। उल्टा एक दिन लूजियो रोते हुए घर आई। बहुत टाइम बाद उसे रोते देखा था। वो आते ही टेबल पर झुक गई। शाओजियो, क्या हुआ? किसने बुली किया? मैं घबरा गया। वो मेरे साथ रोने लगी। उन्होंने कहा, मैं आपकी बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हूं। बस इतनी सी बात। मैंने कैजुअली कहा, हाँ, मैंने तुम्हें ट्रैश कैन से उठाया था। मैं काम था, क्योंकि मैं अक्सर उसे ये बात बताता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये सच है। वो चुप हो गई, फिर और जोर से रोने लगी। तो क्या हुआ? उसका दिमाग ओवरलोड हो गया। रोना भी रुक गया। क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूं? हाँ। क्या मैंने तुम्हें इतने साल पाला? हाँ। तो मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं? इससे कुछ बदलता है? वो काफी देर सोचती रही। नहीं, बस वही तो। ये सवाल असल में बहुत टफ था, ट्रॉमा दे सकता था, लेकिन मेरे पास अपना रिदम था। अगले दिन वो स्कूल गई। वही लड़के फिर उसे चढ़ाने लगे। तुम तो उठाई हुई हो, लूजियो ने पलटकर कहा। तो क्या हुआ? लू शाओहाओ, तुम्हारे कपड़े गंदे हैं। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कपड़े धोना भी नहीं सिखाते। क्लियरली दे डोंट लव यू। जो डाबाओ, तुम हमेशा फर्स्ट आते हो, फिर भी तुम्हारी पेरेंट्स को फर्क नहीं पड़ता। दे डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू। सॉन्ग याओजू, तुम रोज जंक फूड खाते हो। कोई रोकता नहीं। मतलब उन्हें तुम्हारी हेल्थ की भी परवाह नहीं। तीनों लड़के शर्म से लाल हो गए। फिर भी तुम उठाई हुई हो। मेरा डैड मुझसे प्यार करता है, मुझे किस बात का डर? ऐसे ही हमारी जिंदगी चलती रही। वो टॉप करती रही और सिटी के बेस्ट जूनियर हाई स्कूल में पहुंच गई। मैंने उसे नए घर में शिफ्ट कराया। उसे पता था रेंट बहुत हाई है, तो उसने खुद पार्ट टाइम ट्यूटरिंग करने की बात की। मैं घबरा गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर पढ़ाई खराब हुई और तुम अच्छे यूनिवर्सिटी में नहीं गई तो पैसे कैसे कमाओगी और मुझे कैसे सपोर्ट करोगी? बात लॉजिकल थी। मैंने खुद को रोक लिया। डर था वो सच में पढ़ाई छोड़कर काम न करने लगे। मैं अभी कुछ साल और खुद को सपोर्ट कर सकता हूं। लॉन्ग टर्म प्लान है ये। लूजियो मुस्कुराई। थैंक यू डैड। मैंने एक नया स्कूल बैग निकालकर उसकी तरफ फेंका। रास्ते में मिला। डैड, पुराना वाला भी चल जाएगा। जैसा करना है करो, इतनी बात क्यों करती हो? वो मुस्कुराकर बैग ले गई। स्कूल जाने से पहले बोली, डैड, मुझे स्टार्च सॉसेज खाना है। ठीक है। उसी रात मैं जल्दी स्टार्च सॉसेज लेकर स्कूल गेट पर उसका इंतजार करने लगा। तभी एक लग्जरी कार आकर रुकी। सब पेरेंट्स की नजर उधर चली गई। उसमें से 4 लोग उतरे। एक वेल ड्रेस्ड कपल, पूरे ज्वेलरी में, और उनके साथ 2 बच्चे, शायद सिबलिंग्स। छोटी लड़की अपने भाई को कसकर पकड़े हुए थी, नर्वस, लेकिन भाई काम था, जैसे उसे हमारे जैसे लोगों के साथ खड़े होने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी सिस्टम अचानक एक्टिवेट हुआ। मैं फ्रीज हो गया। सिस्टम बोला, जब लुजू 16 साल की होगी उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसे लेने आएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगा था ये दिन इतना जल्दी आ जाएगा। मैं इंस्टिंक्टिवली आगे बढ़ना चाहता था।
लेकिन फिर अपने कपड़ों की तरफ देखा। 30 रुपए की टी शर्ट, बिखरे बाल, हाथ में 2 स्टार्च सॉसेजेस और सामने वो रिच फैमिली। कॉन्ट्रास्ट साफ दिख रहा था। मैंने होंठ भींच लिए और वहीं खड़ा रहा। 2 मिनट बाद स्कूल छूटा। लूजियू साफ सुथरे हाई पोनीटेल में बाहर आए। उसकी आंखें चमक रही थीं, शायद मुझसे कुछ शेयर करना चाहती थी। वो चारों तरफ मुझे ढूंढ रही थी। उसे पता था मैं उसे लेने आऊंगा, लेकिन मैं भीड़ में छिप गया उससे पहले कि वो मुझे ढूंढ पाती। शू फैमिली ने उसे ढूंढ लिया। उन्होंने पहले से इन्वेस्टिगेशन कर रखी थी। मिसेस शू सबसे पहले आगे आई, आंखों में आंसू। एन एन क्या तुम हो? सॉरी आंटी, आपने गलत पहचाना। मिस्टर शू आगे आए। मैं शू जाइमिंग हूँ, शू ग्रुप से। तुम्हारा नाम शू अनान है, तुम हमारी बेटी हो, हम तुम्हें लेने आए हैं। आसपास के लोग देखने लगे। लूजियो ने ऑकवर्ड होकर साइड लिया। ये कोई स्ट्रीट शो है क्या? मुझे घर जाकर डैड के लिए खाना बनाना है, किसी और को ढूंढिए। मिसेस शू रो पड़ी। मेरी बेटी, कैसी मुश्किल जिंदगी। ये सुनते ही लूजियो का चेहरा बदल गया। वो अपसेट हो गई। तभी छोटी लड़की आगे आई। उसने आंसू पोंछे, झुककर बोली, सॉरी, मैंने आपकी जगह ले ली, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहती। प्लीज मुझे मत निकालो, मैं आपकी मेड बन जाऊंगी। बस करो। ये सब कुछ इतना अचानक हो रहा था। 16 साल से खोई बेटी, और ये सब पब्लिक में। स्कूल गेट पर फेक डॉटर से भी पब्लिक अपॉलॉजी। क्या उन्होंने लूजियो के बारे में सोचा भी? सिस्टम ने मुझे देखा और कहा, मत जाओ, वेट करो, जब वो घर आएगी तभी तुम्हें पैसा मिलेगा।